नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस YouTube सेशन में। आप सारे लोग फटाफट टकाटक आ जाइए, आ जाइए। कल वाला क्वेश्चन आपको फिर से आज दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पे, कोई बात नहीं। चलिए, एडम बेडे वॉज रिटन बाय। कल भी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था, आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जॉर्ज एलियट, वेरी गुड। एडम बेड वॉज रिटन बाय, कल भी ये क्वेश्चन आया था, आज भी रिपीटेड है। तो जॉर्ज एलियट साहब लिखने का काम किए हैं एडम बेडे को। एडम बेडे, ये एक नॉवेल है, आपको अच्छे से मालूम है, ये एक नॉवेल है। और इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है? तो कल भी हमने आपको बताया था 1859 में इसे पब्लिश किया गया। जॉर्ज एलियट का एक और नाम बताया था हमने, क्या नाम है बताएंगे आप? मैरी एन या मैरी एन.ए. इवांस, है ना? क्लियर, ध्यान रखेंगे। और ये जो इनका नाम है जॉर्ज एलियट, ये इनका पेन नेम है, पेन नेम है, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। जॉर्ज एलियट साहब। जेन ऑस्टिन की आप बात करेंगे, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट के तौर पे इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने अपने लाइफ में कितने नॉवेल्स लिखे? तो 6 नॉवेल्स ये लिख चुके हैं। जेन ऑस्टिन काफी फेमस रही हैं। एक इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल है जो नाम आपको जानना चाहिए, इस बार TRE 3.0 में भी पूछा गया था, प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये एक नॉवेल है जिसका पब्लिशिंग ईयर है 1813। ध्यान आप रखेंगे, उस समय इनको पब्लिश किया गया। जेन ऑस्टिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद एंथोनी ट्रोलॉप, ये भी आपके ब्रिटिश राइटर ही हैं। इनका नाम भी आपके जहन में होना चाहिए, ये भी आपके ब्रिटिश राइटर्स हैं। क्लियर है मामला? इन सभी से क्वेश्चन उतना नहीं आता है, बट ऑप्शन में इन सभी का नाम आपको दिख जाएगा, तो हर एक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पैसेज के प्रैक्टिस के लिए कोई बुक प्रोवाइड कीजिए। प्रैक्टिस के लिए बुक प्रोवाइड करूं, ठीक है, बताता हूं, लेकिन सेशन के लास्ट में ये सब बात करेंगे। अभी आप यहां पे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आइए यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका, वर्जीनिया उल्फ वॉज बॉर्न इन। ये क्वेश्चन भी कल आया था। वर्जीनिया उल्फ कब पैदा हुई? तो 1882 में पैदा हुई। वर्जीनिया उल्फ की बात आप करेंगे तो इनका कंप्लीट नेम क्या है, यानी इनका फुल नेम क्या है? एडलिन, ADELIN, एडलिन वर्जीनिया उल्फ। कई बार आपको उल्फ देखने को नहीं मिलेगा, उल्फ के जगह पे क्या देखने को मिल सकता है? स्टीफेन, STEPHEN, वर्जीनिया एडलिन स्टीफेन। ज्यादातर ये क्वेश्चन में नहीं आता, उल्फ ही लिखा होगा, तो वर्जीनिया उल्फ ये इनका कंप्लीट नेम है। एडलिन वर्जीनिया उल्फ या एडलिन वर्जीनिया स्टीफेन, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने जो नैरेटिव डिवाइस अपने लेखनी में यूज किया, उस नैरेटिव डिवाइस का नाम क्या है? मुझे कमेंट करके आप बताइए। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, नैरेटिव डिवाइस के तौर पे इन्होंने क्या यूज किया था? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एक ही बात को बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे जहन में वो चीज लॉक हो जाए, तो जरूर आप इसे याद रखेंगे कि वर्जीनिया उल्फ नैरेटिव डिवाइस के तौर पे और भी राइटर्स यूज किए हैं, इन्होंने भी यूज किया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना? प्रियंका भारती, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और 1882 में ये पैदा हुई। जॉर्ज ऑस्टिन, अभी आपने जेन ऑस्टिन के बारे में देखा, जॉर्ज ऑस्टिन लिखा हुआ है। जॉर्ज ऑस्टिन वॉज डैश जेन ऑस्टिन, ये क्या थे? जॉर्ज ऑस्टिन जो है, इनके बारे में अगर आप जानेंगे तो चर्च ऑफ इंग्लैंड में ये क्लैरिक थे। क्लैरिक का मतलब क्या होता है? जो चर्च में, जिस हिंदी में आप पादरी बोलते हैं, तो ये क्लैरिक थे, है ना, चर्च ऑफ इंग्लैंड में। और ये जेन ऑस्टिन के कौन हुए? फादर हुए, पिताजी हुए, ये आपको मालूम है। तो ब्रदर, फादर, अंकल, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये फादर हुए। तो आपको फादर, मदर, ये सब नाम जरूर याद रखना है। उसके बाद बर्थ, डेथ, ये सब भी रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनका पब्लिशिंग ईयर, हर एक चीज याद रखना होता है लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस हार्डी वॉज अ। थॉमस हार्डी ये क्या है भाई साहब? थॉमस हार्डी जो हैं
ये भी नॉवेल वगैरह बहुत लिखे हैं। क्लियर है मामला। ब्रिटिश राइटर हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ब्रिटिश लिटरेचर से बिलोंग करते हैं ये। और थॉमस हार्डी जो हैं ये फॉलो करते थे, या ये बोलिए कि आदर्श मानते थे अपना, किनको? विलियम वर्ड्सवर्थ को, विलियम वर्ड्सवर्थ को। और विलियम वर्ड्सवर्थ आप जानते हैं नेचर पोएट है, ये नेचर पोएट है, लेक पोएट है, इनको आप जानते हैं। और ये रियलिटी पे बात करते थे, कॉमन चीजों के बारे में, हर एक छोटे छोटे मुद्दों पे ये बात करते थे, यानी रियलिस्ट थे। क्लियर है मामला। रियलिटी में बिलीव रखते थे। तो थॉमस हार्डी फॉलो किसको कर रहे हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ को, यानी इनका विचार मिलेगा तभी तो आप फॉलो करोगे, ओपिनियन मैच करेगा। तो थॉमस हार्डी फैनेटिक थे, कट्टरपंथी थे, या कॉमेडियन थे, या रियलिस्ट थे? आप देखिए किनको फॉलो कर रहे हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को फॉलो कर रहे हैं, उनको अपना आदर्श मान रहे हैं। तो रियलिस्ट के तौर पे आएंगे। थॉमस हार्डी क्या थे? रियलिस्ट थे। वेरी गुड, आप इनका बर्थ वगैरह बता रहे हैं, बहुत अच्छे। ये सब आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। थॉमस हार्डी आपका हो गया। एंथोनी ट्रोलॉप डाइड इनकी डेथ कब हुई? एंथोनी ट्रोलॉप मार्च 1878 को, नवंबर 1881 को, दिसंबर 1882 को इनकी जो डेथ हुई है 1882 को हुई है। एक दो क्वेश्चन बर्थ डेथ इन सभी चीजों से आ जाता है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बाबा द क्रेजी बॉय, ए बोल रहे, ए नहीं, 1882। मिसेज बेशी टुलिवर इज अ कैरेक्टर इन। अब मिसेज बेशी टुलिवर एक कैरेक्टर है। आपको मालूम होना चाहिए कोई भी वर्क हो उसमें फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी एक कैरेक्टर का नाम दिया जाता है, कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये फिक्शनल कैरेक्टर है मिसेज बेशी टुलिवर। अब किस नॉवेल का, किस वर्क का? यहां पर लिखा हुआ है मिल ऑन द फ्लोश, एडम बेड और प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब यहां पर ध्यान से सबसे पहले आप देखिए, आप मिल ऑन द फ्लोश की बात करें, एडम बेड की बात करें, दोनों को लिखने का काम किन्होंने किया? जॉर्ज इलियट ने, जॉर्ज इलियट ने। और जॉर्ज इलियट का कंप्लीट नेम अभी मैंने आपको बताया, क्या नाम है? मैरी एन या मैरी एन्ने इवांस। क्लियर है मामला। और एडम बेड पब्लिश हुआ 1859 में, मिल ऑन द फ्लोस पब्लिश हुआ 1860 में। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है प्राइड एंड प्रेजुडिस। भैया कौन? जेन ऑस्टिन। अभी आपने देखा जेन ऑस्टिन नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये पब्लिश कब हुआ? ये 1813 में हुआ। पूछा गया है मिसेज बेशी टुलिवर जो है ये कैरेक्टर है किस नॉवेल का, किस वर्क का? तो वो आपका आंसर हो जाएगा मिल ऑन द फ्लोस। राइट ऑप्शन ए, यानी जॉर्ज इलियट साहब का एक नॉवेल मिल ऑन द फ्लोस, उसी का एक कैरेक्टर मिसेज बेशी टुलिवर। कब पब्लिश हुआ ये मैंने आपको बता दिया। ये शॉर्ट में ही बताया जा रहा है आपको, लेकिन आपको और ज्यादा गहन अध्ययन गूगल से, विकिपीडिया से आपको करना होता है, बिकॉज ये हमारा यूट्यूब का सेशन है। 40 क्वेश्चंस 1 आवर में डिस्कस करना है, ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन पर खर्च नहीं कर सकते। तो जो भी आपको दिया जा रहा है वो आप लेते रहें। और वो लिटरेचर का एक बैच भी है, धाकर बैच, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आप सभी को देंगे। रशिका, हेलो सर, हेलो, नमस्कार, नमस्ते। आइए यहां पे नंबर 7 में आ जाइए। विच सिटी इज द सिटिंग ऑफ अ पैसेज टू इंडिया? अ पैसेज टू इंडिया ये भी एक नॉवेल है, और इसके रचनाकार यानी नॉवेलिस्ट, इनके राइटर कौन हुए? E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर का कंप्लीट नेम क्या है, फुल नेम क्या है? भैया ई से होता है एडवर्ड, EDWARD, एम से एम होना चाहिए कैपिटल, सॉरी, मॉर्गन एंड फोस्टर। E.M. फोस्टर साहब लिखे आपको अ पैसेज टू इंडिया। ये पब्लिश कब हुआ? तो ये पब्लिश हुआ 1924 में। कब पब्लिश हुआ? 1924 में। पूछा क्या गया है कि विच सिटी अ पैसेज टू इंडिया जो E.M. फोस्टर साहब के द्वारा लिखा गया, जिसको 1924 में पब्लिश किया गया, किस इंडियन सिटी के बारे में ये बात कर रहा है? शैलेंद्र कुमार यादव जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिल्ली के बारे में, कलकत्ता के बारे में, चंद्रपुर के बारे में। चंद्रपुर एक सिटी है जो कहां पे है? महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में है। और इसी के बारे में E.M. फोस्टर साहब
पैसेज टू इंडिया के बारे में लिखे हैं, पैसेज टू इंडिया में लिखे हैं चंद्रपुर सिटी है, महाराष्ट्र में है, ध्यान आप जरूर देंगे। राहुल राज गुड मॉर्निंग जी। सर मैं फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा? किस बैच के बारे में बात कर रहे हैं आप? कंप्लीट लिख दीजिए, है ना। चलिए नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। वेयर वॉज अर्नेस्ट हेमिंगवे बॉर्न? अर्नेस्ट हेमिंगवे का कंप्लीट नेम क्या है आपको मालूम होना चाहिए। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे ये कंप्लीट नेम है। और अर्नेस्ट हेमिंगवे की आप बात करेंगे तो ये अमेरिकन राइटर है, आपको ये सब मालूम होना चाहिए। कौन कौन से राइटर कहां से बिलोंग करते हैं? ये अमेरिकन राइटर है ना। ये आपके नॉवेलिस्ट भी हैं, पोएट भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, है ना, अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। क्लियर है मामला? चलिए आप सभी मुझे कमेंट करके ये बताओ कि अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे पैदा कब हुए, यानी ईयर का आप बोलेंगे, ईयर बताइए कमेंट सेक्शन में। गुड मॉर्निंग जी। बाबा द क्रेजी बॉय 3 से 8 वाला बैच, 3 से 8 वाला बैच, मैं समझ नहीं रहा हूं क्या बोल रहे हैं आप राहुल जी। 1889 को, वेरी गुड। और अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे को नोबेल प्राइज भी मिला। नोबेल प्राइज कब मिला बताएंगे? सॉरी, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, कल बताए थे, बताइए कब मिला था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। राहुल जी आपका सवाल क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। किस कोर्स के लिए यानी किस एग्जाम के लिए बैच आप लेना चाहते हैं? 1954 रशिका, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नोबेल प्राइज इन्हें मिला 1954 में, अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे को। पुलित्जर प्राइज भी मिला इन्हें, पुलित्जर। पुलित्जर प्राइज कब मिला आप बताएं? कल ये भी बताया था मैंने। पुलित्जर प्राइज कब मिला अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे को? 1953, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए तो अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे ये पैदा हुए आपको 1899, 1954 में नोबेल प्राइज मिला, 1953 में पुलित्जर प्राइज मिला इन्हें। क्लियर? और ये पैदा कहां हुए थे? अमेरिकन राइटर हैं, लेकिन हर एक ऑप्शन में यूएसए दिया हुआ है। इलिनियस एक जगह है, ओक पार्क एक जगह है, मैं यहां लिखना चाहूंगा ओक पार्क, इलिनियस यूएसए। कंप्लीट प्लेस का नाम यह है कि ओक पार्क, इलिनियस यूएसए में अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे पैदा हुए। और इनके लिए ये दोनों पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आप याद रखेंगे। इनके वर्क्स, पब्लिशिंग ईयर, सभी चीजों को याद रखना। OAK होता है, ओके नहीं, OAK, ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए नंबर 9, ये नाम पढ़ के थोड़ा आपको अजीब लगेगा, आइए पढ़ते हैं। इसाई ऑक्फो एचिबे जेनेट एनाची इलियोग बैनाम अफ्रीकन नेम है। एचिबे और चिनुआ एचिबे, ये जो दो नाम दिया गया है, ये दो नाम किनका है? इनके सिबलिंग्स का है, इनके नेबर्स का है, इनके पेरेंट्स का है। इनके पेरेंट्स का नाम है, और ये चिनुआ अचेबे जो नाम है ये अफ्रीकन राइटर्स है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अफ्रीकन वगैरह भी दे रहा हूं, वैसे इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश ही पूछा जाता है, बट क्या पता आपका बीपीएससी क्या कर दे आपके साथ। तो ये अफ्रीकन राइटर हैं, ध्यान आप रखेंगे। और ये भी नॉवेलिस्ट हैं, पोएट हैं, ढेर सारी चीज हैं ये। इनके पेरेंट्स का नाम है, ये किस लिपि में है? किस लिपि में है? आइए यहां पे नाम है भाई, नाम है, नाम। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 में आपका क्या है? जॉर्ज ऑरवेल वॉज बॉर्न इन। जॉर्ज ऑरवेल, कल बताए थे जॉर्ज ऑरवेल साहब के बारे में कि जॉर्ज ऑरवेल जो है इनका रियल नेम क्या है? कोई मेरे को बताएगा इनका रियल नेम क्या है प्लीज? आप इनका रियल नेम बताइए। बहुत कम बच्चे लाइव हैं, लगता है शेयर नहीं किया है सेशन को, मैं थोड़ा कॉल कर दूं, देख लेता हूं शेयर किया है या नहीं किया है। इतने कम बच्चे लाइव क्यों हैं? वन मिनट रुक जाएंगे। आप लोग रियल नेम बताइए इनका, बहुत बच्चों तक नोटिफिकेशन गया नहीं होगा। वेरी गुड।
ऋषि का नाम आपने सही लिखा है, बट किन्हीं का भी नाम लिखा जाता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो इरिक का ई कैपिटल। हेलो कौशल जी, शेयर नहीं किया है? हाँ, ऐप पे कर दीजिए ना। आइए, जब तक बच्चों के पास नोटिफिकेशन जाता नहीं है वो आते नहीं है, शेयर नहीं किया गया था इसलिए कम बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे। चलिए, जॉर्ज ऑरवेल, इनका जो रियल नेम है इरिक अर्थर ब्लेयर। जब भी किन्हीं का नाम लिखते हैं याद रखें प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इरिक आर्थर ब्लेयर, है ना। और जॉर्ज ऑरवेल जो अपना ये नाम लिखे, ये एक नदी के नाम पे है, एक नदी है रिवर ऑरवेल, रिवर ऑरवेल, है ना। जो नदी इनको पसंद थी वहां जाके ये बैठा करते थे, उन्हीं के नाम पे पसंद करके इन्होंने जॉर्ज ऑरवेल अपना नाम लिखा। रियल नेम है इरिक अर्थर ब्लेयर। ये पैदा कब हुए? तो 1903 में, 1903, और 1950 में इनकी डेथ भी हो गई। क्लियर? ये पैदा कहां हुए? ब्रिटिश इंडिया में, कल भी बताए थे। एक ही राइटर के बारे में 10-15 दिन लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलमोस्ट बहुत कुछ हमें मिल जाएगा। इस तरीके से आपका सेट डिजाइन किया जा रहा है। ब्रिटिश इंडिया में ये पैदा हुए। ब्रिटिश इंडिया में कहां पे? तो आपके बिहार में एक जिला है जिसका नाम है मोतिहारी, है ना, वहां पे यहां पैदा हुए, क्योंकि 1903 में हमारा भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, वो गुलाम था ब्रिटिशों का। क्लियर है मामला? जॉर्ज ऑरवेल कब पैदा हुए? तो 1903। बाद बाकी ये आपको इंफॉर्मेशन। जॉर्ज ऑरवेल साहब के द्वारा नोबेल लिखा गया, कौन सा? तो एक नोबेल का नाम है 1984, कल मैंने आपको बताया था 1984। 1984 ये एक नोबेल है, इसका पब्लिशिंग ईयर आप बताइए कि 1984 जो एक नोबेल है, 1984 लिखा भी जाता है वर्ड्स में, मैंने नंबर में लिखा है। इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है आप मेरे को बताएंगे, प्लीज बताइए। देखता हूं कितने बच्चे बता पाते हैं। और इनका एक और नॉवेल है फार्मलैंड, फार्मलैंड, ये कब पब्लिश हुआ ये भी आपको बताना है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बुलबुल ने जवाब दिया है कि 1984 जो नॉवेल है जॉर्ज ऑरवेल साहब के द्वारा, इरिक अर्थर ब्लेयर के द्वारा, इसका पब्लिशिंग ईयर है 1949। और अ फार्मलैंड जो आपका है इसको पब्लिश किया गया है 1945 में। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Who was जोसेफ कॉनरेड वाइफ? जोसेफ कॉनरेड वाइफ, जोसेफ कॉनरेड साहब का नाम आप जरूर सुने होंगे, और ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए। इंस्पिरेशन क्यों है? बोला जाता है इनके बारे में, ये अपने 20s तक, 20s की अगर बात करते हैं तो 21 से 29 यानी तकरीबन 30 साल तक प्रॉपरली इंग्लिश ये बोल भी नहीं पाते थे। यानी इंग्लिश इनकी इतनी गड़बड़ थी कि ये बोल भी नहीं पाते थे अपने 30 साल की उम्र तक। और बाद में इन्होंने मेहनत किया और बहुत सारे पोएम्स लिखे, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे। कौन? आपके जोसेफ कॉनरेड साहब। और आप लोग बोलते हैं इंग्लिश हमारा वीक है। भैया, जो इंसान अपने 30 साल तक इंग्लिश बोल नहीं पा रहा और वो इतने सारे नॉवेल्स लिखते हैं, इतने सारे वर्क्स लिखते हैं, तो इनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो जोसेफ कॉनरेड की वाइफ का नाम क्या है? जेनी जॉर्ज, डेजी मार्लो और जेसी जॉर्ज। इनकी वाइफ का नाम है जेसी जॉर्ज। याद रखेंगे आप, राइट ऑप्शन सी फॉर कनाडा है। और अच्छे से याद रखना क्योंकि एग्जाम में क्लोजेस्ट ऑप्शन देता है जहां आप कंफ्यूज होते हैं, जैसे जेनी है, जेसी है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और दोनों का टाइटल जॉर्ज ही यहां पर दिया हुआ है। तो जोसेफ कॉनरेड की वाइफ हैं जेसी जॉर्ज, JESSIE, जेसी जॉर्ज। याद रखेंगे। वेरी गुड बुलबुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। When did हेनरी फील्डिंग die? हेनरी फील्डिंग die की मौत कब होती है? 1759, 1756, 1754। देखिए आइए, हेनरी फील्डिंग ये पैदा हुए 1707 में, 1707 में ये पैदा हुए, और 1754 में इनकी डेथ हो गई। राइट ऑप्शन कहां है भैया? सी फॉर कनाडा। ये सब आपको याद रखना है। आनंद जी सी कह रहे, बहुत बढ़िया। नंबर 13 देखिए क्या है। इन विच मैगजीन बाय द नॉवल फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड एक नॉवेल है, नॉवेल का नाम है फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, पब्लिश्ड एनोनिमसली
सबसे पहले तो इनके राइटर का नाम क्या है? ये जो फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड है, इनके राइटर का नाम क्या है भैया? इनके राइटर का नाम क्या है? थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना, ये राइटर हुए। लेकिन एनोनिमसली, यानी ये नाम ना देके कोई और नाम से इनको पब्लिश किया गया। भैया कब पब्लिश किया गया? कल भी मैंने बताया था कि फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का पब्लिशिंग ईयर क्या है, ये आप कमेंट करके मेरे को बताओगे। बताइए, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड कब पब्लिश हुआ? बताएं आप, देखेंगे आप लोग बता पाते हैं या नहीं, फिर मैं तो बता ही दूंगा। बताएं प्लीज। 1874, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब। यानी ये नॉवेल जो आपका है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, इसको 1874 में पब्लिश किया गया। थॉमस हार्डी साहब इसको लिखने का काम किए। और किस मैगजीन में? नहीं, हाँ, किस मैगजीन में? एनोनिमसली। थॉम हॉक, कॉर्नहिल मैगजीन, यूनिटेरियन क्रॉनिकल, कॉर्नहिल मैगजीन, कॉर्नहिल मैगजीन, ये सब भी पूछ लिया जाता है। किस मैगजीन में, कब पब्लिश हुआ, हर एक चीज आपको ध्यान में रखना है। तो कॉर्नहिल मैगजीन में, है ना। कल क्वेश्चन क्या पूछा था कि थॉमस फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड जो है ये थॉमस हार्डी का कौन, मतलब क्या वहां नॉवेल्स है नंबर के अकॉर्डिंग? तो फोर्थ नॉवेल है, यानी इससे पहले ये 3 लिख चुके हैं, ये फोर्थ नॉवेल है। कल ऐसा क्वेश्चन आया था। आज क्या पूछ दिया? किस मैगजीन में? तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राइट ऑप्शन बी, वी फॉर बॉम्बे। नंबर 14 की बात कीजिए। द नॉर्मन इज अ नॉवेल। द नॉर्मन, एक तो नॉर्मन एरा भी होता है, एंग्लो नॉर्मन एरा, किसको बोलते हैं आप? मिडिल इंग्लिश टाइम को, है ना, मिडिएवल टाइम को। लिटरेचर को आप मेनली 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर और फिर आता है मॉडर्न। तो एंग्लो सैक्सन जो है वो ओल्ड इंग्लिश है, और एंग्लो नॉर्मन जो है उसको आप क्या बोलते हैं? मिडिल पीरियड बोलते हैं, मिडिएवल बोलते हैं। तो यहां पर एंग्लो नॉर्मन एरा की बात नहीं कर रहे। द नॉर्मन करके एक नॉवेल है, द नॉर्मन करके एक नॉवेल है, जिसको लिखने का काम किन्होंने किया? D.H. लॉरेंस साहब ने। किन्होंने? D.H. लॉरेंस साहब ने। D.H. लॉरेंस साहब इतनी बार बता चुका हूं, आप आराम से इनका कंप्लीट नेम बता सकते हैं। कमेंट करके इनका फुल नेम आप बताइए। कमेंट करो कि D.H. लॉरेंस साहब का फुल नेम क्या है, बताइए आप। कंप्लीट नेम, फुल नेम आपको बताना है। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, वेरी गुड। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, बहुत अच्छे, क्लियर है मामला। देखिए, इनकी एक नॉवेल है, एक नॉवेल है इनकी, द रेनबो। द रेनबो, मैं ऐसे लिखता हूं, द रेनबो, ये इनकी एक नॉवेल है, क्लियर। इनका और भी नॉवेल है, सन्स एंड लवर्स, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जरूर आप याद रखेंगे। द रेनबो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि द रेनबो एक पोयम भी है। द रेनबो जो है ये एक पोयम भी है। द रेनबो क्या है आपका? पोयम है। तो जब द रेनबो की बात आती है तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉवेल है या पोयम है। अगर नॉवेल की बात करेगा तो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस यानी D.H. लॉरेंस, और द रेनबो अगर पोयम की बात करेगा तो कौन होंगे इसके राइटर, ये आप मुझे बताएं। द रेनबो एक पोयम भी है, पोएट कौन है ये आप बताओ, मेरे को जानना चाहूंगा। बोलिए। कोई नहीं बोल रहा। वर्ड्सवर्थ, वेरी गुड, यही मैं जानना चाह रहा था। विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत अच्छे, कल ही पढ़ाया था 12:30 से 2:30 में, जो फाउंडेशन बैच है, क्लियर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, अगर द रेनबो पोएम की बात होगी विलियम वर्ड्सवर्थ, और द रेनबो नॉवेल की बात होगी D.H. लॉरेंस, नाम आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया। आइए, वर्जीनिया वुल्फ, एडलिन वर्जीनिया वुल्फ या एडलिन वर्जीनिया स्टीफेन, आज ही बताया
जेम्स जॉयस का फुल नेम क्या है, कौन बताएगा? जेम्स जॉयस, इनका फुल नेम क्या है, कौन बताएगा? बताइए। जेम्स जॉयस का कंप्लीट नेम, फुल नेम क्या है, बताएं आप। बोलो बंदो। जेम्स ऑस्टिन जॉयस। आइए, जेम्स जॉयस तो है ही, बीच में दो नाम और आता है, ऑगस्टिन, AUGUSTIN, एलोसियस, SIUS, एक मिनट, CIUS, SIOUS, ऐसा करके कुछ है। तो जेम्स ऑगस्टिन एलोसियस जॉयस, ये इनका कंप्लीट नेम है। एक बार आप फिर से गूगल पे देख लेना, ठीक है। चलिए 15 लिटरेचर का लास्ट क्वेश्चन। ओ ब्राइडेन एंड विंस्टन स्मिथ आर द कैरेक्टर्स इन, कि ओ ब्राइडेन और विंस्टन स्मिथ जो है ये कैरेक्टर हैं भैया, कहां से, किस नॉवेल से, ये कैरेक्टर कहां से लिए गए हैं? एडम बेडे की बात करेंगे तो एडम बेडे के राइटर कौन? अभी आपने पढ़ा जॉर्ज एलियट, पब्लिश कब हुआ? 1859 में। रॉबिन्सन क्रूसो की बात करेंगे, इनके राइटर कौन? डैनियल डीफो। ये कब पब्लिश हुआ? आई थिंक 1719 में। एक बार आप गूगल पे चेक भी करना कि 1719 है या 1707 है। आई थिंक 1719 ही है। और 1984 अभी आपने जस्ट देखा, 1984 किन्होंने लिखा भैया? एडम बेड, जॉर्ज इलियट ने। 1984 किन्होंने लिखा? जॉर्ज ऑरवेल ने। और इनका रियल नेम क्या है? एरिक अर्थर ब्लेयर। जब एक ही बात को हम बार बार बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो याद हो जाता है। एरिक अर्थर ब्लेयर, जो पैदा कब हुए? 1903 में, ब्रिटिश इंडिया में, मोतिहारी में। क्लियर? अब आइए 1984। ये जो ओ ब्राइडेन एंड विंस्टन स्मिथ ये कैरेक्टर्स है, ये कहां से लिया गया है बताइए? 1984 से या एडम बेडे से या रॉबिन्सन क्रूसो से? कहां से लिया गया है? ये आपका आंसर जो है 1984, CC4 कनाडा। और याद रखना ये है आपके जॉर्ज इलियट, और इनका एक और नाम क्या है? आज तीसरी बार बता रहा हूं, मैरी एन या एनए इवांस। और जॉर्ज इलियट, जॉर्ज ऑरवेल का क्या है? एरिक अर्थर ब्लेयर। ध्यान आपको रखना है, आंसर आपका सी होगा, CC4 कनाडा। तो पहले आप बताइए, आज लिटरेचर का क्वेश्चन जो आप डिस्कस किए आपको कैसा लगा? तब तक मैं पानी पीता हूं। बताओ, डिस्कशन बढ़िया लग रहा है? क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं आपको? कोई कंप्लेन है लिटरेचर को लेके? आप बिल्कुल कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बोले। फोर्टीन सही हुआ, वेरी गुड, मजा आ गया। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। बिल्कुल राधे राधे, जय श्री राम। स्टेट 65 है सर? हाँ 65 है। चले, बिल्कुल मजा लेते रहे आप, और सेशन को जरूर लाइक कर दिया करें और अपने मित्र बंधुओं में शेयर कर दिया करें। आइए नेक्स्ट, पैसेज 1। आज भी पैसेज को पता नहीं ऐसे क्यों टाइप करता है। अभी आपको कल वाला जो पैसेज है ना, कल तक ऐसे ही मिलेगा, उसके बाद से सही हो जाएगा, क्योंकि 1 वीक का पहले ही तैयार कर लिया जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंशन आपका। बट बिफोर आई कुड बी इंस्पायर्ड बाय दिस अमेजिंग पीपल, बोल रहा है मैं पहले भी इंस्पायर्ड हुआ इस प्रकार के लोगों से। आई हैड टू क्लेंस माई फीड, आई नो माई वीकनेसेस। जस्ट लास्ट वीक फेसबुक मेमोरीज रिमाइंडेड मी, फेसबुक की कुछ मेमोरीज थी जो उनको याद आया ऑफ पिज्जा पार्टी, है ना, पिज्जा पार्टी आई हैड 2 years ago, जो मैंने 2 साल पहले किया था पार्टी।
एंड आई एंडेड अप ऑर्डरिंग अ चिकन डोमिनेटर, ऑर्डर किया उसने विद गार्लिक, गार्लिक का मतलब क्या होता है, अदरक जो आप बोलते हो, गार्लिक ब्रेड स्टिक्स एंड जेलपिनो चीज, ये खाने पीने की सामग्री है, फूड आइटम्स है। सो मच ऑफ डे वन ऑफ काउस टू 5K ट्रेनिंग, आई स्टेड राइट ऑन द काउच, काउच पे बैठ चुका है वो। सो फार आई हैव अनफॉलोड बज फीड टेस्टी, अब वो मसाला वगैरह खाना वगैरह नहीं खा रहा है, बोल रहा अनफॉलो किया। टेस्ट मेड इवन देयर एडोरेबल टाइनी किचन, किचन छोटा सा है, टाइनी वर्ड का मतलब होता है छोटा होना। एंड सेवरल पीपल हु हैव द इनवाइएबल एडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू ईट एज मच एज दे वांट एंड नॉट पुट ऑन वेट, मतलब इसका ये कहना है, जैसे कई बार आप लोगों को देखते हैं ना, कुछ लोग बहुत खाते हैं लेकिन वो फिट रहते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत भी खाना पीना पे ध्यान दीजिए मोटे हो जाते हैं। वही बोला कि बहुत सारे लोग हैं बहुत कुछ खाते हैं लेकिन पुट ऑन का मतलब होता है गेन करना, वो ज्यादा वेट गेन नहीं कर पाते हैं, दुबले पतले रहते हैं। कैलकुलेशंस, डार्क चॉकलेट इज हेल्दी, बोला जाता है डार्क चॉकलेट जो हेल्दी है। सो आई एम स्टिल फॉलोइंग अर्थ लॉ, तो मैं ये खाता हूं, ऐसा यहां बोला गया। पेस्कैटी एंड मैशॉन एंड कोक व्हेन आई फाइनली फाउंड अ जिम आई लाइक, फिर मैंने जिम जाना शुरू कर दिया। विद द बेस्ट ट्रेनर्स, जहां बढ़िया बढ़िया ट्रेनर्स थे, आई हैव हैड, आई अनअबेस्डली शेयर्ड माय वर्कआउट्स एवरी डे, और बहुत सारे लोग जैसे ही वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो अपना वीडियोज वगैरह फेसबुक सब पे पोस्ट कर देते हैं, इंस्टा पे पोस्ट कर देते हैं। वही काम यहां पर भी हुआ है कि शेयर्ड माय वर्कआउट्स एवरी डे फ्रॉम सेइंग अवे फ्रॉम फुल लेंथ पिक्चर्स, उसमें ढेर सारे पिक्चर्स वगैरह होते थे। आई रिच्ड अ पॉइंट, फिर मैं एक पॉइंट पे पहुंचा, वेयर आई कुड शेयर वीडियोज, फिर हम वीडियोज बनाने लग गए। ऑफ माई सेल्फ डेड लिफ्टिंग, एक्सरसाइज का एक टाइप है डेड लिफ्टिंग, एंड डूइंग बैक स्क्वाट्स, स्क्वाट मारते हैं आप, एंड बारबेल अक्रॉस माई शोल्डर्स। इट गिव मी अकाउंटेबिलिटी, आई चैलेंज माई सेल्फ टू गो टू द जिम फॉर 30 क्लासेस स्ट्रेट एंड आई डिड इट, लगातार 30 दिन गया। विच रिमाइंड्स मी इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू चैलेंज, और फिर मेरे को याद आया कुछ नया चैलेंज है जो मुझे करना चाहिए। तो कुल मिला के खाना पीना, जिम, वर्कआउट, ऐसी छोटी सी कहानी थी। क्या लिखा हुआ है कि पोस्ट रिलेटेड, जो पोस्ट किया गया उनके द्वारा, टू विच टॉपिक डज द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम हर फीड, किस पॉइंट को वो रिमूव करना चाहते थे। मेकअप, फूड, डार्क चॉकलेट, भैया जिम जाओगे, बॉडी फिट होगा, अच्छे दिखोगे, तो मेकअप का तो कोई लेना देना नहीं है, इंस्टा पे वीडियोज। फूड, डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट तो वो खाना स्टार्ट ही किया था, बोल रहा है फूड के बारे में, है ना, इस चीज को वो रिमूव करना चाह रहे हैं। What has the writer succeeded in doing? राइटर यहां पर क्या करना चाह रहा है और किस चीज में वो सफल हुए, किस काम को करने में। Succeeded in overcoming temptation to order pizzas. टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, अब पिज्जा खाने का दिल किनका ना करे, तुरंत मन करेगा, है ना। तो वो ओवरकम यानी उस हैबिट को दूर करने में सक्सीड हुए, ऐसा बोला गया, बिल्कुल नहीं, पिज्जा तो वो खाते ही थे। रिमूव्ड अनहेल्दी पोस्ट इंक्लूडिंग अबाउट चॉकलेट्स, भाई डार्क चॉकलेट्स के बारे में बोला गया कि बड़ा ये हेल्दी है, यहां आप अनहेल्दी बोल रहे, और ऐसा कुछ चॉकलेट के बारे में तो पोस्ट नहीं किया गया। अटेंडेड 30 जिम क्लासेस विदाउट अ ब्रेक, बिना ब्रेक के 30 दिन लगातार वर्कआउट करना, ये पोस्ट किया गया था, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ये देखिए, ये एक वोकैब का बैच है, लेकिन इस बैच के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि हमारा रिदम ब्रेक हो जाएगा, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज रिलेटेड टू चॉकलेट, कौन सा ऐसा पेज है जो चॉकलेट से रिलेटेड है। बज फिट टेस्टी, टाइनी किचन, अर्थलोक। चॉकलेट के बारे में बोला गया था तो ये वाला लाइन आया था कि डार्क चॉकलेट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं ये खाना पसंद करता हूं। सी फॉर कैनेडा। व्हाट वेट लॉस प्रोग्राम हैज द राइटर एनरोल्ड इन, किस टाइप के वेट लॉस की बात कर रहे हैं। कॉस्ट टू 5K, यानी के मतलब 1000। ईट चॉकलेट टू लूज वेट, 30 स्ट्रेट जिम क्लासेस, बिल्कुल नहीं, कॉस्ट टू 5K, ये वेट लूज करने की बात यहां पे हो रही थी। 20. What gave the writer accountability? अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब वो जिम जाने लगे, पोस्ट करने लगे, तो क्या अकाउंटेबिलिटी बढ़ा इनका। अनफॉलोइंग पीपल एंड पेजेज नॉट रिलेटेड टू हेल्थ, लोगों को अनफॉलो करने लगे और इनके जो पेज थे वह हेल्थ से रिलेटेड नहीं थे, हेल्थ से रिलेटेड थे। डूइंग चैलेंजेस एक्सरसाइज लाइक डेड लिफ्टिंग जो वो कर रहे थे उसमें उनको चैलेंज आया। शेयरिंग हर वर्कआउट वीडियोज ऑन सोशल मीडिया, भाई साहब ये शेयर करने लग गए है ना, शेयरिंग हर वर्कआउट वीडियोज ऑन सोशल मीडिया, राइट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। तो 25 क्वेश्चंस हमने किया यहां पर, नहीं 25 नहीं किए, कितना किए, 20 किए,
हाँ, यहां तक हमारा हो गया। इस बीच में एक और बैच था वोकैब का। बहुत सारे बच्चों को वर्ड में प्रॉब्लम होता है, बोलते हैं वर्ड याद करते हैं, याद ही नहीं रहता। तो ये ऐसा ही बैच है जिसमें आप वर्ड को भूलना भूल जाओगे, मतलब वर्ड जो आप भूलते हैं ना, उस आदत को आप भूल जाएंगे, वर्ड आपको हमेशा याद रहेगा। फॉर ऑल एग्जाम द कंप्लीट वोकैब बैच, साइनो एंटो, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, और बहुत कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है ना। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पढ़ाया जाता है यहाँ पे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको पढ़ाए जाएंगे, फॉरेन एक्सप्रेशंस सब आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। 299 इस बैच की फी है। ऑनलाइन मोड में ये भी आपको बैच मिलेगा। अगर वोकैब में प्रॉब्लम है तो आप यहां पे आके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, वोकैब। और वो जो मैंने अभी बताया वो आपका कंप्लीट बैच है। और किन्हीं बच्चे को लिटरेचर में प्रॉब्लम है तो लिटरेचर से रिलेटेड ऑनलाइन बैच धाकर बैच करके है, जरूर आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस बैच में आप जुड़ सकते हो। आइए यहां पे 21 एक क्लोज टेस्ट। रात का जो यूट्यूब सेशन होता है वहां पर तो आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करते ही करते हैं, बाद में देख लेना। सर एक प्रॉब्लम है, रस्सी का क्या प्रॉब्लम है? सर यूट्यूब पर कब से पढ़ाते हैं? अभी 11 से 12 का यूट्यूब चलेगा, 12:30 से 2:30, नहीं 12:30 से 2:30, हाँ वो आपके उस बैच का टाइम है। वो ऐप पे चलेगा, जो अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, वहां पे चलेगा ऑनलाइन मोड में। यूट्यूब का ये टाइम है। और रात को 10 से 11 नवीन कुमार सिंह जो यूट्यूब चैनल है वहां पे आओ यहां। और रस्सी का आपने लिखा है प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? कल मैं धाकर बैच में थी, पैसा कट गया पर क्लास ही नहीं आया। आज एक बार फिर से जाके देखो कि जो रिकॉर्डेड वीडियो प्रीवियस क्लासेस है वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। एक बार आप अभी करके देख ले, मेरे को बता दीजिए, मैं टेक्निकल टीम से बोल दूंगा। आइए आ जाओ क्लोज टेस्ट। दिल्लीज एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट्स। डिटेरियोरेट का मतलब होता है सिचुएशन का बहुत ज्यादा ही खराब हो जाना। अनफेलिंग डैश एट दिस टाइम ऑफ द ईयर with large swaths of North India in the grip of suffocating। grip मतलब पकड़ में होना, suffocating यानी घूंटन महसूस होना, यानी आप प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहे, है ना, इतना पॉल्यूशन है, उस सेंस में आप बात कर रहे, स्मॉग। But the state governments that can make it easier for millions to breathe do not act with any sense of dash that it has turned into a public health emergency dash the capital with the air quality index touching highly hazardous। hazardous का मतलब क्या होता है? डेंजरस, जो चीज बहुत ही खतरनाक है। और दिल्ली का पॉल्यूशन वर्ल्ड में जाना जाता है कितना गंदा है। levels in some parts necessitating the closure of primary। आगे कहां है ये? schools has further lowered its standing, it is unconscionable for governments through dash and inaction to subject citizens to such toxic air। toxic का मतलब क्या होता है? जो चीज जहरीला है। toxic भी बोलोगे, toxic भी बोलते हैं, है ना। चलिए, and causes extreme suffering especially people with respiratory system, जो हम सांस वगैरह लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। elements and impaired lung function। मोहम्मद दिलसाद ये कौन सा इमोजी है जी भाई? इसका क्या मीनिंग होता है? आइए अब आ जाओ, सॉल्व करते हैं। दिल्लीज एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट्स विद अनफेलिंग डैश एट दिस टाइम ऑफ द ईयर विद लार्ज स्वेथ ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द ग्रिप ऑफ सफोकेटिंग स्मोक, बट द स्टेट गवर्नमेंट दैट कैन मेक इट इजियर फॉर मिलियंस टू ब्रीथ डू नॉट एक्ट विदाउट एनी सेंस ऑफ। आगे आइए। दिल्लीज एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट्स विद अनफेलिंग समटाइम्स ऑलवेज रेगुलरिटी। पॉल्यूशन है तो समटाइम्स की बात तो कर नहीं रहे, ऑलवेज की बात नहीं, डेली लाइफ की बात हो रही है, लोगों को परेशानी होती है तो रेगुलरिटी क्या होना चाहिए? अनफेलिंग रेगुलरिटी एट दिस टाइम ऑफ द ईयर विद लार्ज स्वेथ्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द grip of a suffocating smog, but the state governments that can make it easier for millions to breathe do not act with any sense of dash, any sense of panic, urgency, laid back। पैनिक का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा घबरा जाना। अर्जेंसी का मतलब क्या? अर्जेंट है वो चीज, यानी उस चीज को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए, पॉल्यूशन है। और लेड बैक, यानी लेड बैक, कोई इंसान लेड बैक है यानी वो डिलेड है, हमेशा लेट ही रहता है अपने काम में, इधर उधर में। तो भैया यहां पर अर्जेंसी का सेंस आएगा। क्या है क्वेश्चन? आओ यहां पर, विदाउट एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी पड़ा हुआ है। दैट इट हैज टर्न्ड इनटू अ पब्लिक हेल्थ, है ना, और ये पब्लिक हेल्थ के लिए इमरजेंसी है। डैश द कैपिटल
23 में आ जाओ। ऑन टू द कैपिटल, अंडर द कैपिटल, इन द कैपिटल, इन दिल्ली, है ना। प्लेस की बात करेंगे, बिगर प्लेस है, इनका इस्तेमाल होगा। अंडर तो होता है किसी भी चीज के अंदर होना। ऑन टू जब किसी भी चीज के पैरेलल आप होते हैं, सरफेस कांटेक्ट बनता है ऑन टू। जैसे कि आप क्या बोलोगे, ही जंप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे वो कूद गया। पैरेलल ऑन टू का इस्तेमाल होता, यहां पर इन लगेगा। With the air quality index touching highly hazardous means dangerous levels in some parts, necessitating the closure of primary schools, has further lowered its standing. It is unconscionable for governments through dash and inaction to subject citizens to such toxic air. अब क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट थ्रू डैश 24 ना, स्टेप्स मेजर्स इंडिफरेंस। अब स्टेप का मतलब होता है कदम, कुछ मेजर्स लेना, इंडिफरेंस। यहां पर क्या कह रहा है, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं पहले। हाँ, इंडिफरेंस एंड इनएक्शन, यानी सरकार जो है वो एक्शन में नहीं है, इनएक्शन की बात कर रहे। टू सब्जेक्ट सिटीजन और टू सच टॉक्सिक एयर, यानी जो सिटीजन है वो परेशान हो रहे हैं, यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, उस सेंस में बात करोगे। और किसी भी फर्क के लिए आपके साथ जो वर्ड आता है वो आता है इंडिफरेंस। ये नाउन है और इसी का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है इंडिफरेंट। इनडिफरेंट, और इनडिफरेंट वर्ड का मतलब होता है जब किसी भी चीज का कोई फर्क ना पड़े, और इनडिफरेंट के साथ आप टू का इस्तेमाल करते हैं, आपको ध्यान रखना है। और डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, डिफरेंट और इनडिफरेंट में कोई भी फर्क नहीं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आइए, टॉक्सिक एयर एंड कॉज एक्सट्रीम सफरिंग स्पेशली डैश पीपल विद रेस्पिरेटरी एलिमेंट, किसी को अगर सांस लेने में प्रॉब्लम है, एंड इंपेयर्ड लंग फंक्शन, और लंग्स अगर सही से काम नहीं करता है तो वैसे लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां पर क्या आओगे, अमंग, सिंस, इन, वहां पर लोगों की बात किए हैं तो सिंस या इन नहीं, अमंग आएगा। आइए एक बार फिर से देख लें क्या बोला गया है। स्पेशली अमंग पीपल, यानी दो से ज्यादा की बात कर रहे, लोगों की बात कर रहे, अमंग वर्ड आएगा। विद रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स एंड इंपेयर्ड लंग फंक्शन, एलिमेंट का मतलब होता है इलनेस, बीमारी। क्लियर है मामला। तो आपका ये 21 से 25 जो आपने सॉल्व किया, ये आपका था क्लोज टेस्ट। आपका आंसर सही हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम, सिनोनिम लास्ट में आज है, आज एंटोनिम आ गया। ट्रेटर, ट्रेटर। सबसे पहले किसी भी वर्ड को आप पढ़ते हो, ये आपकी आदत में शुमार होना चाहिए कि किसी भी वर्ड का अगर दर्शन हो तो सबसे पहले आप उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाने, उसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल को जाने। तो ट्रेटर वर्ड जो आया है इसके लास्ट में ओ आर है। देखिए इन जनरल किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आर हो, ओ आर हो, या वर्ड के लास्ट में आपका IST लगा हुआ है, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका होता है कॉमन नाउन। जैसे मैंने बोला टीच, टीच पढ़ाना हो गया, टीचर पढ़ाने वाला, ER है, कॉमन नाउन है, टीचर का टीचर्स कर सकते। कॉमन नाउन किसे बोलेंगे, यानी कॉमन नाउन आप उसे बोलोगे जो सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है। यानी ऐसी तमाम चीजें जो आप देखते हैं, एक भी हो और अनेक भी हो, वो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। और ER, OR और IST किसी भी वर्ड का सफिक्स हो, वर्ड के अंत में आए, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉमन नाउन होगा। जैसे OR डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, डिस्ट्रीब्यूटर बांटने वाला, एक भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते, कॉमन नाउन है वो आपका। आइए यहां पे, तो ट्रेटर वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह आपका है कॉमन नाउन। ट्रेटर जो वर्ड है ये वर्ड आपका नेगेटिव है ना। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही, यानी ये इंसान वफादार नहीं है, बेईमान है। तो ट्रेटर वर्ड का मीनिंग हो जाएगा जो इंसान डिसलॉयल है। और डिसलॉयल कई बार आप जानते हैं, डिस वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है नेगेटिव, यानी कि नॉट लॉयल, जो वफादार नहीं है, जो बेईमान है। डिसलॉयल बोलेंगे, डिसऑनेस्ट बोलेंगे, जो बेईमान है, उस सेंस में आप इस्तेमाल करते हैं ट्रेटर वर्ड का। माइग्रेंट, माइग्रेंट क्या होता है, प्रवासी, जो यहां से वहां जाए, है ना। आपको मिला होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है ना। तो माइग्रेट का मतलब होता है यानी यहां से वहां जाना, बाहर जाना, उस सेंस में बात करते हैं। कहीं से उठ के आप कहेंगे आउटसाइड, यानी जाने के सेंस में, मूवमेंट के सेंस में। माइग्रेंट, प्रवासी, पक्षियां, माइग्रेंट वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। मेंबर का मतलब तो आप जानते हैं, सदस्य होना। और पैट्रियट का मतलब क्या हो जाता है, देशभक्त होना। पैट्रियट का मतलब क्या निकल के आएगा, वन हु लव्स वंस कंट्री,
या हिज कंट्री, कुछ भी लिखिए, जिसे अपने वतन से बहुत प्यार हो। तो ट्रेटर होता है देशद्रोही, पैट्रियट होता है देशभक्त, एंटोनिम पूछा गया है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा डिजर्टर। डिजर्टर हो जाता है भगोरा, जो भाग गया है वहां से, है ना, उस सेंस में बात करते हैं बुलबुल। इनफॉर्मर। चलिए 27 में क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको फाइंड करना है। मर्सिनरी स्पेलिंग सही है, MERCENARY। मर्सिनरी वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, यानी जिसको आप भारा बोलते हैं, भारे का टट्टू, जो पैसा के लिए कुछ करे, यानी कुछ भी करेगा तो उसे पैसा चाहिए ही चाहिए, रिलेटेड टू मनी बोलते हैं आप, है ना। मर्सिनरी वर्ड का ये मीनिंग होता है। मशीनरी स्पेलिंग सही है। मशीनरी का मतलब क्या होता है, मशीनरी मतलब इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आप बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट, ये भी बहुत ही बेसिक वर्ड है। और एक वर्ड जो मैं लिखने वाला हूं, ये भी आप सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो जरूर जान लीजिए, एपैरेटस, APPARATUS, एपैरेटस, यानी इंस्ट्रूमेंट के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। और मिशनरी, मिशनरी का मतलब क्या होता है, मिशनरी आपका हो जाएगा MISSIONARY। मिशनरी मतलब जब किसी भी इंसान को देश से बाहर भेजा जाए कुछ सीखने के लिए। हो गया सर, 6 क्लास हुआ है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया रशिका, आपने देख लिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आओ, मिशनरी वर्ड का मतलब क्या होता है, अ पर्सन सेंट टू समवेयर इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग। थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा गया, इधर का इधर, उधर स्पेस नहीं था। जब किसी भी इंसान को कहीं भेजा जाता है कुछ सीखने के लिए, वहां पर हम बात करते हैं क्या, मिशनरी, है ना। और स्पेलिंग NER नहीं NA होना चाहिए। करेक्ट आपका सी हो गया, बिकॉज इनकरेक्टली पूछा गया है। चलिए 28, बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, ये वन वर्ड है, यहां पे इंस्ट्रक्शन आज नहीं लिखा हुआ है। बेयर मिनिमम, बेयर का मतलब होता है बिल्कुल जितना होना चाहिए उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है, है ना। तो बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, यानी जितना में आप जिंदा रह सकें उसकी बात हम कर रहे हैं। सस्टेनेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, सस्टेन वर्ड होता है SUSTAIN, सस्टेन, मेंटेन MAINTAIN, यानी सस्टेन करना या मेंटेन करना किसी भी चीज को, है ना। सस्टेन से, सस्टेन आपका वर्ब है, मेंटेन आपका, ये दोनों वर्ड आपका वर्ब है। सस्टेनेंस आपका हो जाता है नाउन, मेंटेन से आपका नाउन बनता है मेंटेनेंस। स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज होती है, ध्यान दीजिएगा, MAINTENANC, मेंटेनेंस, ये स्पेलिंग है। कई बार एग्जाम में मेंटेनेंस के स्पेलिंग करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड भी पूछ देता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मेंटेनेंस MAINTENANC ये मेंटेनेंस है, और मेंटेन MAINTIN। सस्टेन की बात करेंगे SUSTIN, सस्टेन करना, और सस्टेनेंस के स्पेलिंग देखिए SUSTENANC। वर्ब और नाउन के फॉर्मेट में स्पेलिंग में डिफरेंस है, याद आपको रखना है, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जितना है उतने में आपको रहना है, यानी एनफ मनी टू सर्वाइव, एनफ मनी टू सर्वाइव, 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 ठीक है ना। सब्सटेंस और सस्टेनेबल, यानी जिस चीज को सस्टेन किया जा सकता है, सस्टेन आपका वर्ब है, ABLE लग गया, सस्टेन वर्ब, सस्टेनेंस नाउन, और ABLE किसी भी वर्ड का सफिक्स हो तो ये आपका क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। सस्टेनेबल का मतलब सर्वाइवल, सर्वाइवल, है ना, एडजेक्टिव के तौर पे। आंसर क्या हो जाएगा, सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस, यानी जितना है उतने में आपको रहना पड़ेगा, बिकॉज बोला ना ना ना, सी नहीं होगा, बी होना चाहिए, ठीक है। तो बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, है ना, जिंदगी जीने के लिए उतना ही, उतने में ही आपको रहना है, राइट ऑप्शन बी। 29 ईडियम है आपका। ईडियम में क्या पूछा गया, एट लूज एंड्स, यानी ढीला पड़ गया है। कभी कभी आपका एटीट्यूड, यानी आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, कभी कभी आप ढीले हो जाते हैं, काम करने का मन नहीं करता, है ना। और जब ढीलापन आता है, काम करने का मन नहीं करेगा, तो आप नेगेटिव फील करोगे, और उस सिचुएशन में आपको पता ही नहीं चलेगा आपको करना क्या है, यानी कंफ्यूजिंग, यानी काफी कंफ्यूज होंगे आप, अनसर्टेन होंगे। तो एट लूज एंड्स, टाई टू लूज एंड्स ऑफ थ्रेड, धागे के दो हिस्सों को आप लूज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, टाई का मतलब बांधना होता है,
कीप ऑप्शंस ओपन, ऑप्शन खुले हुए हैं आपके लिए। इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, सर्टेन का मतलब श्योर, अन का मीनिंग नॉट, यानी सिचुएशन अनसर्टेन है, यानी आपको मालूम नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी आप कंफ्यूज्ड है। राइट ऑप्शन सी होना चाहिए, एट लूज एंड्स इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, ध्यान रखेंगे। ग्रामेटिकल एरर क्वेश्चंस, कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड मेक यूज विद सच अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए यहां पे ये जो लिखा हुआ है कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल, ये आपका क्या है, इसको आप एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स के बारे में बोला गया। सब्जेक्ट इसका यहां पर है, कैंडिडेट्स के लिए आपका वर्ब आया है शुड, यहां पर है, बीच में प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल, किनके लिए, कैंडिडेट्स के लिए, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसके साथ कोई वर्ब नहीं, और ये कैंडिडेट नाउन को क्वालिफाई कर रहा, तो इसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। शुड मेक यूज, अब यूज विद सच अपॉर्चुनिटीज नहीं, यूज ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज, विद नहीं होना चाहिए, वहां पर ऑफ होगा, इस टाइप के अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड मेक यूज, विद नहीं ऑफ होना चाहिए। राइट ऑप्शन आपका सी फॉर कनाडा सही है। पूजा सिंह सर प्लीज नवीन सर से बोलिए कि कट मतलब कट ऑफ की बात कर रहे हो आप, पीआरटी का बताएं। ठीक है नवीन सर अभी आई थिंक आए नहीं है, आते हैं तो मिलकर मैं बताता हूं सेशन के कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। चलिए 31, द बॉय वॉज रिवार्डेड फॉर हिज बिहेवियर, बच्चे को सम्मानित किया गया उनके बिहेवियर को लेके। द बॉय वॉज रिवार्डेड फॉर हिज प्लीजिंग बेस्ट गुड बिहेवियर को लेके, क्योंकि यहां पर सिर्फ बॉय है, एक की बात कर रहे हैं, और जब आप एक की बात करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री, दो के बीच में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री, और दो से ज्यादा की बात करेंगे तो आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा। पूजा सर आते हैं तो मैं बात करता हूं सर से, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा आपका हिज गुड बिहेवियर, राइट ऑप्शन सी फॉर कनाडा। 32 में क्या हुआ है कि ऑल्दो ही इज एबल टू मेक पॉलिटिकल एनिमीज विद दिस डिसीजन, यद्यपि उनके वो ही इज एबल टू मेक पॉलिटिकल एनिमीज विद हिज डिसीजन, उनके डिसीजन से कुछ उनके दुश्मन हुए हैं पॉलिटिक्स में। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट माइंड डूइंग, माइंड के साथ देखिए इन्फिनिट जिरंड का इस्तेमाल होता है, V1 प्लस ING। प्रधानमंत्री साहब ध्यान नहीं देते हैं, इट फॉर द सेक ऑफ पब्लिक वेलफेयर, लोगों के कल्याण के लिए, ऐसा यहां बोला गया है इस स्टेटमेंट के बारे में। भैया यहां पर इंप्रूवमेंट करने जैसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। लायबल टू का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल टू। एक्नॉलेजिंग हिज लायबिलिटी, एक्नॉलेज का मतलब एडमिट करना होता है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ अ माइंड टू बिल्कुल नहीं, एबल टू बिल्कुल सही है आपका, ब्रैकेट वाला पार्ट आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ई होना चाहिए। ऑफ अ माइंड टू नहीं, वहां कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑफ अ माइंड का कोई सेंस निकलेगा ही नहीं। वॉइस, एक्टिव से पैसिव का मामला है, क्या बोला गया कि द रेजिंग गेल फेंड द स्मॉल्डरिंग फायर। फेंड जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में जाएंगे तो वॉज वर वी थर्ड होना चाहिए। क्या होगा आओ देखते हैं, द स्मॉल्डरिंग फायर वॉज, बिल्कुल सही है, फेंड बाय द राइजिंग गेल, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। द स्मॉल्डरिंग फायर इज फैंड, भैया इज लगेगा कब, प्रेजेंट का मामला, यहां V2 है यानी पास्ट, तो इज यहां चलेगा नहीं। और सी में द फेन वॉज स्मॉल्डर्ड, द फेन वॉज स्मॉल्डर्ड, भाई फेन यहां पे वर्ब है, उसी को आप सब्जेक्ट बना रहे, बिल्कुल नहीं, तो राइट ऑप्शन ए हो गया, बी भी नहीं। 34 की बात करते हैं, नरेशन। They told us that they had waited at the station for a long time। ये आपका इनडायरेक्ट में है, इसको डायरेक्ट मिलाना है, आइए पहचानते हैं। यहां पर टोल्ड लगा हुआ है, यानी V2 यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में गया है। उसके बाद यहां पर आप रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल देख रहे, यानी आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो कोटेशन मार्क्स के अंदर आता है, वह सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो दे टोल्ड अस ऐसा बोला गया, दे टोल्ड अस, सेड टू का कोई भी कहीं पर भी कोई फंक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दे टोल्ड अस। और आपको मालूम होना चाहिए सेड के साथ प्रेपोजिशन टू आता है तब ऑब्जेक्ट आएगा, टोल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, कोई भी प्रेपोजिशन टोल्ड के साथ नहीं चाहिए। दे टोल्ड अस वी हैड बीन वेटिंग, अब यहां पर दे हैड वेटेड कर रहे, यानी कि ये चला गया है आपका पास्ट के परफेक्ट में, और यहां आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसा स्ट्रक्चर बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता है। They told us we are waiting, we are waiting का मतलब हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस,
अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में होगा, चेंज करेंगे तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में करेंगे और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस वॉज वर बिफोर हो जाएगा, ये भी नहीं। और दे टोल्ड अस वी वेटेड, वेटेड का मतलब V2 का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और कॉन्सेप्ट ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर मेरा पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है, चेंज करेंगे तो पास्ट के परफेक्ट में जाएगा और पास्ट का परफेक्ट हेड प्लस भी थर्ड, बिल्कुल करेक्ट, राइट ऑप्शन सी फॉर कनाडा। इस बैच के बारे में तो आप सभी को बता ही दिए, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन, द कंटेंट ऑफ द पेपर, द कंटेंट ऑफ द पेपर्स नॉट गुड। जो कंटेंट दिया हुआ है वो बढ़िया नहीं है, और यहां पर कंटेंट अपने सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब चाहिए सिंगुलर, है ना। और ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद पेपर से, प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है वो आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, प्रेपोजिशन के पहले जो आता है वो प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर कंटेंट लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर है, तो बंधु वर नहीं, हैव आपका प्लूरल नहीं होगा, क्या होना चाहिए, वॉज होनी चाहिए। पंक्चुएशन के क्वेश्चंस, Which of these is used to explain a preceding statement, यानी आप अपने स्टेटमेंट को प्रीसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। और कई बार बता चुका हूं इंट्रोडक्शन के लिए किस टाइप का पंक्चुएशन मार्क्स चाहिए, कॉमा, कामा का इस्तेमाल होता है पॉज, जब आप कुछ बोलते हैं वहां रुकने के लिए कामा का इस्तेमाल करते हैं, लिखा होता है। हाइफन, हाइफन किसी भी बात को उसी पे वहीं पे जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कंटेंट आपस में साथ में आया हुआ है उस सेंस में बात करेंगे, और बात फ्रेज के फॉर्मेट पे होगा, है ना। और यहां पर क्या बोला गया, यूज टू एक्सप्लेन, जब आप किसी बात को एक्सप्लेन करेंगे तो कंप्लीटली आपको कहना पड़ेगा, यानी आप सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन के लिए कोलोन का इस्तेमाल होता है, ये वाला सिंबल, ये आपका कोलोन है, कोलोन, सेमी कोलोन, कोलोन याद रखना है आपको। 37 पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी टर्म्स, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन द सेंटेंस माय लाइफ इज अ ड्रीम, मेरी जिंदगी एक ड्रीम है, यानी लाइफ का कंपैरिजन ड्रीम से किया गया, और कंपैरिजन का मामला है तो सिमिली या मेटाफर, सिमिली में एज और लाइक होता है, मेटाफर में नहीं होता। और एलिट्रेशन में आप क्या करते हैं, तो जो आपका कॉन्सोनेंट लेटर है, साउंड है, वो रिपीट होते रहता है उस सेंस में, तो यहां पर आप मेटाफर के साथ जाएंगे। प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस, ही लुक्स अपसेट, अपसेट का मतलब टेंस्ड है, परेशान है, डिस्टर्ब्ड है। आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश हर्ट, यानी वो परेशान दिख रहा है, यानी उसे कुछ बुरा लगा है, तो क्रिटिसिज्म टू हर्ट, अबाउट हर्ट, इन हर्ट, टू हर्ट, है ना, टू हर्ट, क्रिटिसिज्म टू हर्ट, बुरा लगा है, ना अबाउट होगा ना इन होगा, ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब, वी यूजुअली गिव आवर सर्वेंट्स द ओल्ड क्लोथ्स वी कास्ट, हम यूजुअली अपने सर्वेंट्स को दे देते हैं पुराने कपड़े जो हम कास्ट कर देते हैं, कास्ट ऑफ, कास्ट अवे, कास्ट असाइड। देखिए कास्ट अवे का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से सेपरेट होना, कास्ट असाइड होता है किसी भी चीज को बगल करके रख देना, यानी इग्नोर करके रख देना, है ना, उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। और कास्ट ऑफ जो है ये किसी भी चीज को थ्रो करने है। वैसे इसका आंसर आपको रॉन्ग दिया हुआ है, इसका आंसर बी दिया हुआ है, बट ये आंसर होना चाहिए कि जो पुरानी चीजें हैं जो हम फेंक देते हैं वो हम अपने सर्वेंट को दे देते हैं, ऐसा यहां इस सेंटेंस में बोला गया है, कास्ट ऑफ। बाद बाकी तीनों का कास्ट के साथ ऑफ आएगा अलग मीनिंग, अवे आएगा अलग मीनिंग, असाइड आएगा तो अलग मीनिंग, फ्रेजल वर्ब है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, सिनोनिम है रेब्यूक, रेब्यूक मैंने क्या बोला है, किसी भी वर्ड के पास आप जाएं सबसे पहले आप उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाने, तो रेब्यूक वर्ड जो है इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है वर्ब, क्लियर। और रेब्यूक का मतलब होता है डांट फटकार लगाना, और डांट फटकार लगाने के लिए एक वर्ड आप पढ़ते हैं चेस्टाइस, CHASTISE, और एक वर्ड और पढ़ लीजिए रेप्रिमांड, REPRIMAND, रेप्रिमांड, डांट फटकार लगाना उस सेंस में होता है। ऑप्शन ए में आपका वर्ड आया है एडमायर, बड़ा ही कमाल का वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। और एडमायर का मतलब क्या होता है, तारीफ, अपलॉड, APPLAUD, अपलॉड वर्ड इस्तेमाल करें, कई बार लॉर्ड वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है, और स्वागत के सेंस में ऐसे बोलते हैं, है ना, मेक अ ह्यूज अपलॉज फॉर शाहरुख खान, शाहरुख खान का ताली बजा के स्वागत करें, है ना, अपलॉड। या कमेंड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, COMMEND, कमेंड, और इसी कमेंड से आपका वर्ड बनता है रिकमेंड करना, रिकमेंडेशन, सिफारिश करना,
है ना, किसी की पैरवी लगाना। एप्रिशिएट बहुत ही बेसिक वर्ड है, बहुत बढ़िया संतोषी। एडमायर, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, जो रेब्यूक है वही आपका स्कॉल्ड है, वही आपका चाइड है, वही आपका चेस्टाइस है, और वही आपका रेप्रिमांड है। तो डांट फटकार लगाना सिनोनिम तो बी भी होगा, सी भी होगा, राइट ऑप्शन आपका डी भी होगा। ठीक, तो आज का सेशन यहीं तक। पहले आप मुझे बताएं सेशन कैसा लगा, और कुछ भी नेगेटिव लगे तो आप मुझे फ्रेंकली बोल सकते हैं, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप जैसा बोलोगे वैसा ही काम यहां पे किया जाएगा। अगर कुछ लग रहा है कि सर ऐड कर दीजिए, कुछ सेगमेंट हमारा छूट रहा है ग्रामर से, वोकैब से, कॉम्प्रिहेंशन से, तो आप बोले, मैं जरूर ऐड कर दूंगा 40 क्वेश्चंस में। तो आप बोल सकते हो फ्री होके, फ्रैंक होके।